गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताल नवमी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था। पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे वो भी आपने लिख लिए होंगे। लेकिन एक बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो चाहे अभ्यास के प्रश्न हो, ये सब हमने जो आंसर्स लिखवा रहे हैं आपको हमारे दिए हुए आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने जरूर है, लेकिन उन्हें एज इट इज़ लर्न करके एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। क्योंकि यदि आप हमारे ही लिखवाए हुए आंसर्स एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको अपनी भाषा में आंसर्स को फ्रेम करना है। ये आंसर्स केवल आपकी गाइडलाइन के लिए है कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे एलाबरेट करके लिखना है या उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है, या एज इट इज़ भी लिखना है तो भी आपको उसे थोड़ा सा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्योंकि आगे चल के 9th-10th में आपको कम्प्लीटली अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, वरना बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न का, नेपाल को जटी बुआ के घर होने वाली ताल नवमी की दावत के बारे में कैसे पता चला? तो उसका आंसर क्या है कि नेपाल को मोहल्ले के शिबू बनर्जी के बेटे चूनी से जटी बुआ के घर होने वाली दावत के बारे में पता चला। अब आप इसको बढ़ाकर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेपाल और गोपाल जब बातें कर रहे थे तब वहाँ से उन्होंने चूनी को जाते हुए देखा और उन्होंने उसे बुलाया। तब उसने बताया कि उसकी माँ दाल पीसने गई हुई है जटी बुआ के यहाँ, क्योंकि उनके घर में दावत है। वहाँ से उन्हें पता चला कि चुनी बुआ उसके यहाँ जटी बुआ के यहाँ दावत होने वाली है। इस तरह से आप अपने आंसर्स को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत लंबा नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट भी नहीं लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का आंसर जो आएगा वो एक अलग चीज़ होगी। बाकी नॉर्मली 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, तो बहुत शॉर्ट भी नहीं करना है और बहुत 1 पेज का भी आंसर नहीं लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपाल ने ताड़ देकर पैसे न लेने की बात क्यों कही? तो हमने क्या देखा था कि गोपाल को इस बात का डर था कि यदि उसका भाई पैसे ले लेगा ताड़ देकर तो बुआ हमको दावत के लिए नहीं बुलाएंगी। ये बात अलग है कि पैसे ना लेने के बाद भी जटी बुआ ने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन उसके डर यही था कि यदि हमने पैसे ले लिए तो हमको दावत में न्योता नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? गोपाल का विचार था कि ताड़ देकर पैसे लेने पर जटी बुआ उन्हें दावत का न्योता नहीं देंगी, इसलिए उसने पैसे लेने के लिए मना किया। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चंस, क्योंकि आंसर्स बुक कॉपी में से देख के लिख रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड आंसर है, जब गोपाल ने माँ से ताल नवमी के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? अब क्या जवाब दिया था कि माँ ने उसके विषय में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब अपने ही घर का खाना नहीं पूरा पड़ता है तो हमें कौन सा किसी की दावत करनी है। ताल नवमी कब है कब नहीं है इससे मुझे क्या मतलब है, मुझे नहीं पता है कि कब है। तो आंसर क्या होगा? जब गोपाल ने माँ से ताल नवमी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे ताल नवमी कब है इस बारे में ठीक से नहीं पता, खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, ताल नवमी के बारे में जानकर क्या करूँगी। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, खुदीराम कौन था? वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? तो उसका आंसर क्या होगा? खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। वह पंडिताई का काम करता था। खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों और शिष्यों से मिलने वाली दान दक्षिणा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब यहाँ पर एक बात आएगी कि बच्चे कहेंगे, कोई कह सकता है कि यहाँ पे मैम कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वह पंडित था, तो आपने कैसे लिखवाया है कि वह पंडिताई का काम करता था? तो जहाँ पर हमने क्या देखा है, यजमान शब्द आया है, शिष्य शब्द आया है। यजमान कौन होते हैं? कि जिनके घर में कुछ धार्मिक कार्य होता है, जैसे कथा है, हवन है, या और दूसरे अन्य कार्य होते हैं। किसी के पैदा होने पे, बच्चे के पैदा होने पे जो कार्य होते हैं, तो ये सब चीज़ों को जो करवाता है वो कौन करवाता है? पंडित ही करवाता है। तो इसलिए जो ये लिखा है कि वह पंडिताई का कार्य करता था, तभी तो वह यजमान उसे दान दक्षिणा देते थे। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि वह पंडिताई का कार्य करता था और खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय, यानी कि उसके पास छोटे मोटे थोड़ी बहुत जमीन भी थी जिसमें वह खेती भी करता था। थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों और शिष्यों से मिलने वाली दान दक्षिणा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, वे किस विषय पर बहस कर रहे थे। तो नेपाल और गोपाल कुछ दिनों से उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला था, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए थे। आगे का आंसर मैंने ऐड करना भूल गई हूँ, उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वे जो है माँ से खाना मांगने के विषय में बहस कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल मंगलवार को का इंतजार क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर था कि मंगलवार को ताल नवमी का व्रत था और वह उस बात को, इससे किस बात का इंतजार था कि शायद जटी बुआ बुलाएंगी, मुझे भी भरपेट कर खाना मिलेगा, तो इसी कारण वह ताल नवमी के कारण मंगलवार का इंतजार कर रहा था। तो क्या इसका आंसर होगा, मंगलवार को ताल नवमी का व्रत था और उस दिन जटी बुआ के घर दावत थी। गोपाल को यह आस थी कि उन्हें भी उस दावत में बुलाया जाएगा तथा वह वहां भरपेट स्वादिष्ट भोजन कर पाएगा, इसलिए वह मंगलवार का इंतजार कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है कि गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा। अब यहाँ पर हमको पूरा यह लिखने की जरूरत नहीं है कि उसने देखा कि जटी बुआ उसे कह रही है कि दाल और ले ले, तो तू चावल को सान के खा ले, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, नेपाल ने सपने में देखा कि जटी बुआ और उनकी बेटी लावण्य उसे बहुत प्रेम से आग्रह करके भोजन परोस रहे हैं और वह खीर, तिल पीठे और बड़े आदि स्वादिष्ट व्यंजन पेट भरकर खा रहा है। यहाँ पर लिखा था ना कि सब लोग खा खा कर उठ गए, लेकिन जो है वह खाता ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल गोपाल से क्यों नाराज हो गया। तो क्यों नाराज हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेपाल थोड़ा सा समझदार था, वह जानता था कि 2 पैसे मिल जाएंगे तो हम उससे कुछ खाना खरीद के खा सकते हैं, हमारा पेट भर सकता है। तो वह नहीं चाहता था कि मैं इतनी मेहनत करके जो ताड़ लेके आऊं, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, वहां से ताड़ लेके आऊं और उसे मैं फ्री में दे दूं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि गोपाल नेपाल के जगने से पहले ही ताड़ लाकर जटी बुआ को दे आया और उसने बुआ से ताड़ के पैसे भी नहीं लिए थे। इसी बात पर नेपाल को गोपाल पर गुस्सा आ रहा था कि यदि ताड़ के बदले 1 पैसा मिल जाता तो वे लोग लाई लेकर खा लेते। ठीक है, तो उसका नाराज होने का कारण यही था कि जो है फालतू में ये फ्री में दे आया, यदि उसके बदले में पैसे मिल जाते तो हमको जो भूख लग रही है तो हमको कुछ खाने को मिल जाता। वैसे भी जो व्रत था वो 4 दिन बाद था, न्योता जो था वो 3-4 दिन बाद बाकी थे, बीच में शुक्रवार के दिन ये बात पता चली थी और व्रत कब था, मंगलवार को था। तो उस बीच भी तो उनको भूख लगनी ही थी ना, उस इंतजार में वो कोई भूखे तो नहीं बैठ सकते थे। और क्योंकि नेपाल थोड़ा सा बड़ा था तो वह समझदार था, उसका सोचना था कि यदि पैसे मिल गए होते तो हम लाई ला के खा लेते तो हमारा भला हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार जटी बुआ ने खुदीराम के परिवार को ताल नवमी का न्योता क्यों नहीं दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये समाज की विडंबना है कि लोग ऊंच नीच आदि देखते हैं, अपने ही बराबर के लोगों को बुलाते हैं, गरीब लोगों को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं समझते हैं, जबकि स्वादिष्ट और भरपेट भोजन की आवश्यकता उन्हें ही होती है। लेकिन व्यक्ति अपने से नीचे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं समझता है, बुरा समझता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जटी बुआ का परिवार गांव का संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार था, जबकि खुदीराम का परिवार गरीब था। जटी बुआ ने अपने समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार वालों को ही न्योता दिया होगा, इसलिए उन्होंने खुदीराम के परिवार को न्योता नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो इन क्वेश्चन आंसर्स को तो अपनी नोटबुक में लिखना ही है, उसके अलावा आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क में आप देखिए बुक में अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 93, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से 1 to 5 लिखिए। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, उसमें जो सबसे पहले हुआ उसके आगे आप 1 लिखेंगे, उसके बाद जो घटना हुई उसके आगे 2 लिखेंगे, उसके बाद जो हुई, इस तरह से आप पूरे एक सीरियल से लिखते जाएंगे कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना है क्वेश्चंस को। जैसे लिखा है कि आषाढ़ के महीने में पिछले 20 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। तो पहली बात, आषाढ़ का महीना नहीं था, भादो का महीना था और बारिश 15 दिनों से आ रही थी, यानी कि ये गलत है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है कि वह सही है या गलत है, ये लिखने हैं। आप इन सब चीजों का मैंने पहले भी बताया था कि विशेष ध्यान रखेंगे, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एमसीक्यूज आते हैं तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप अपना क्लास वर्क का काम कंप्लीट करके रखेंगे और ये दोनों होमवर्क भी उसी कॉपी में करेंगे। होमवर्क की कोई कॉपी अलग से नहीं बनेगी, ये आप पहले भी जानते होंगे कि होमवर्क की अलग से कॉपी नहीं बनानी है। आप उसके ऊपर बस हेडिंग डाल दीजिए कि HW। उसके अतिरिक्त मैंने आप लोगों को कुछ शब्द भी भेजे हैं व्याकरण संबंधित, आप उन्हें भी लिख लेंगे। आप इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले ही उन शब्दों को लिख लेंगे, उसके बाद इन प्रश्न उत्तरों को शुरू करेंगे। दूसरी बात है, आपने सारे शब्दार्थ लिख ही लिए होंगे और उन्हें आपको लर्न भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्न कर लिया, लिख लिया और काम हो गया, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से उन्हें पूछा जा सकता है। समानार्थी जो होते हैं वो जनरली शब्दार्थ ही होते हैं, क्योंकि उसका दूसरा अर्थ होता है वो। तो आपके लिए समानार्थी के रूप में शब्दार्थ बहुत काम में आते हैं। तो इस कक्षा में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे की कक्षा में हम लोग बाकी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।